बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम एक्सरसाइज 1.3 जो है शुरू करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे और अपनी इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आज हम क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14 जो है कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है हमारी बुक में, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपनी बुक से। तो आइए अब हम इसे इस वीडियो में जो है सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, और इसका क्वेश्चन नंबर 13 है 3 raised to the power 2x plus 2 equals to 12 मल्टीप्लाइड बाय। स्टूडेंट्स, ये जो डॉट है ये डेसिमल बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to the power x minus 3। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम इसको सेग्रीगेट कर लेंगे कि 3 की पावर जो है 2x है, 3 raised to the power 2x, और चूँकि पावर्स ऐड हो रही हैं तो इसका मतलब इसके साथ कोई ऐसे ही बेस मल्टीप्लाई हो रही थी जो कि बिल्कुल इसी के बराबर थी और उसकी पावर जो थी वो 2 है। तो स्टूडेंट्स, जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो दोनों की पावर्स को ऐड किया जाता है, जैसा कि आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं 2x plus 2। तो मैंने इनको सेग्रीगेट कर दिया है। बेसिस दोनों की सेम है, यानी कि 3, और दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की पावर्स को ऐड करके लिखा हुआ है 2x plus 2। तो बेसिकली मैंने इसको सेग्रीगेट कर दिया। तो आगे है हमारे पास इक्वल टू का साइन, और 12 भी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 3 raised to the power x। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to the power x जो है इसको मैंने थोड़ा सा सेग्रीगेट करके लिखा है, और -3 जो है उसको थोड़ा सा दूर करके लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने, चूँकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे 3 raised to the power x है, तो लिहाजा हमने जो फर्स्ट टर्म की जो फर्स्ट वैल्यू निकाली है वो है 3 raised to the power 2x। तो मुझे जो है दोनों तरफ सेम वैल्यूज चाहिए, तो फिर मैं 3 raised to the power x को ब्रैकेट में रखता हूँ और पावर 2 को जो है मैं बाहर ले जाता हूँ, यानी पावर 2 को एक्सटर्नल पावर और x को इंटरनल पावर में रखता हूँ, ताकि हमारे पास यहाँ पे 3x जो है एक कंप्लीट फिगर आ जाए। तो दूसरी तरफ भी हमारे पास 3x है, तो हमें इसके बराबर की ये वैल्यू लेके आनी थी। उसकी वजह यह है कि 3 raised to the power x की जगह पे कोई आसान सा वेरिएबल लगा के हम इसको फैक्टराइज कर लें। तो इस तरीके से जब आप इसको लिख लेना है तो आप देख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई x इज 3 raised to the power 2x होता है, और मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करेंगे और 3 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 9 है, और इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद आपने 12 और बाकी सब चीज़ों को आपने कॉपी कर लेना है, मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to the power x और साथ में है -3। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और ज़्यादा बेहतर है कि हम 3 raised to the power x को कोई आसान सी वैल्यू दे दें। सपोज कर लेते हैं कि लेट 3 raised to the power x बी y, इसे हम y सपोज कर लेते हैं। तो जहाँ पे 3 raised to the power x आएगा वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है, यानी y लिखते हैं। अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने सब्सटीट्यूशन करनी है, जहाँ पे 3 raised to the power x है वहाँ पे हमने y को सब्सटीट्यूट कर देना है, और चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है इसका तो ये y स्क्वायर बन जाएगा, और ये मल्टीप्लाइड बाय 9 है, इक्वल टू का साइन, और 12 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 3 raised to the power x है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे y आ जाएगा और साथ में -3। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चूँकि 9 मल्टीप्लाई हो रहा है y स्क्वायर से, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म बन के आ जाएगी जो कि है 9y स्क्वायर, इक्वल टू का साइन ड्रॉ किया, और 12 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 12y और साथ में -3। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो जो सबसे बड़ी टर्म होगी उसको सबसे पहले लिखा जाएगा, यानी 9y स्क्वायर को, और जो मिडिल टर्म होगी उसको बाद में लिखेंगे। और ये हमारी इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे है, पॉजिटिव में है, तो फिर जब लेफ्ट साइड पे जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -12y जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और -3 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जाके +3 बन जाएगा, और इक्वल टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन निकल के आई है ये बिल्कुल जो है क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है।
अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 9 को जो है 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो सबसे बड़ी टर्म होती है इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है 3 को। तो 9 टाइम्स 3 आंसर है हमारा 27, और मिड टर्म में हमारे पास -12 है, इसके नीचे हम इसको लिस्ट डाउन कर लेंगे। तो 9 3s are 27 है, वी नो दैट कि 9 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 27, और 9 + 3 जो है वो 12 होता है, लेकिन ये माइनस का 12 है तो लिहाजा हमें 9 भी माइनस का करना पड़ेगा और 3 जो है वो भी माइनस का करना पड़ेगा, ताकि ऐड करने से हमारा आंसर जो है वो -12 आए। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों कंडीशंस जो हैं फुलफिल हो रही हैं। तो दो टर्म्स जो निकल के आई हैं हमारे पास वो हैं -9 एंड -3, जिनसे हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो 9y² और -12y की जगह पे अब हमने लिख लेना है -9y एंड -3y, और लास्ट हमारे पास टर्म है +3, इसके साथ कंबाइन कर लेंगे और इक्वेट कर देंगे इसको 0 से। अब स्टूडेंट्स हमें जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उसको फैक्टराइज करना है। दोनों में जो कॉमन है 9y कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास y आ जाएगा। 9y मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 9y², और माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और 9y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y है आ जाएगा। अब लास्ट 2 टर्म्स में हमारे पास जो कॉमन है वो है एक तो माइनस का साइन और दूसरा जो है 3 भी कॉमन है। एक्चुअली माइनस साइन जो है वो कॉमन तो नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट टर्म माइनस की हो तो फिर उसको एज अ कॉमन ही लिया जाता है, ताकि ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टर्म आए वो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो -3 को अगर पॉजिटिव y से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -3y आएगा, और -3 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 3 आंसर आ जाएगा। तो इसे हम इक्वेट कर देते हैं 0 से। अब अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेना है। तो पहला फैक्टर जो हमारे पास आएगा वो y-1 होल है, और ये जो दूसरा फैक्टर जो आएगा वो दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो 9y-3 जो है हमारे पास ये दूसरा फैक्टर निकल के आ गया, इसे हम इक्वेट कर देंगे 0 से। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने हर फैक्टर को टर्न बाय टर्न बारी बारी जो है 0 से इक्वेट करना है। तो फर्स्ट फैक्टर को पहले इक्वेट करेंगे 0 से, तो y-1 इज इक्वल टू 0, और फिर सेकंड फैक्टर को भी इक्वेट करेंगे 0 से, तो 9y-3 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशन निकल के आई हैं हमारे पास, तो इनको हमें सेपरेटली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, और उसका जो रिजल्ट है वो निकलेगा y इज इक्वल टू +1, और सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से। तो इसका जो नेट रिजल्ट है वो निकलेगा +3 डिवाइडेड बाई 9, जिसको हम सॉल्व अगर करें, सिंप्लीफाई करें, 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9, तो इसका नेट रिजल्ट निकलता है 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 2 पॉसिबल आंसर्स निकल रहे हैं इसके, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3, और पहली इक्वेशन में से जो आंसर आ रहा है वो है y इज इक्वल टू 1। तो अब स्टूडेंट्स हमने जो y की वैल्यू सपोज की हुई थी, कि मैं शुरू में आपको बता दूं, y की वैल्यू हमने सपोज की हुई थी 3 रेज़ टू द पावर x। तो हम जो है इसी को ही नीचे मेंशन कर देते हैं। हमने y की वैल्यू सपोज की हुई थी 3 रेज़ टू द पावर x, तो हमने y की ओरिजिनल वैल्यू से इसको रिप्लेस कर देना है। तो जहाँ y है वहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी 3 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी 3 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। अब स्टूडेंट्स हम इसे भी सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे कि हमारा क्या आंसर आता है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि चाहे किसी की भी पावर 0 हो जाए, 200 की पावर 0 हो जाए, और x की पावर 0 हो जाए, d की पावर 0 हो जाए, 3 की पावर 0 हो जाए, किसी की भी पावर 0 हो जाए, तो उसका आंसर एक ही हमारे पास आता है, और वो होता है 1। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरी तरफ इक्वेशन के 1 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स के 3 की पावर 0 होगी तभी जाके हमारे पास जो आंसर है 1 आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे 3 की पावर 0 थी, जिसके नतीजे में हमारा आंसर यहाँ पे 1 आया। तो x की जगह पे 0 को आना था, तभी हमारा आंसर 1 आता है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी 0। तो x इज इक्वल टू 0 हमारा जो है एक रूट निकल के आएगा, और जो दूसरा रूट है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा स्टूडेंट्स के हमने 3 को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में लेके आ जाना है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 3 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर -1। क्योंकि डिनोमिनेटर से मैंने 3 को उठा के न्यूमरेटर में जो है रखा है, तो इसका मतलब इसकी पावर जो है अब जो है चेंज हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा,
और पहले इसका पॉजिटिव 1 था और अब जो है इसका नेगेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं बेसिस सेम है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे सामने, x की वैल्यू निकल के आई है -1। तो ये दो वैल्यूज़ हैं 0 और -1 जो हमारी x की वैल्यूज़ निकल के आई हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसको सोल्यूशन सेट में कैसे शो करेंगे। सोल्यूशन सेट जो है x के लिए हमें बनाना है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है -1 है, -1 को पहले लिखा जाएगा और 0 को बाद में लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन सेट, ये हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि है 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाइड बाय, ये डेसिमल नहीं है स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर -x एंड -20 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिख लेते हैं। तो हम यहाँ से अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर x और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने 64 लिख लेना है, 64, और थोड़े से फासले के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना है ताकि हमें ये डेसिमल नज़र ना आए। ये डेसिमल बिल्कुल भी नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ किया करते हैं और थोड़े से फासले के साथ हमने जो है डिस्टेंस के साथ 2 रेज़ टू द पावर -x लिखना है। तो 2 रेज़ टू द पावर -x लिखने के बजाय मैं इसको 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर x लिख लेता हूँ ताकि इसकी पावर जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। मैंने जो है 2 रेज़ टू द पावर -x को इस तरीके से लिखने की कोशिश की है जो कि दोनों ही बराबर हैं। चूँकि ये न्यूमरेटर में है, अगर ये डिनोमिनेटर में गया यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर x लिखी तो x की पावर जो है वो 2 की पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है लिख सकते हैं इंटरचेंजेबली, कोई भी फॉर्म हम लिख सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा आसान ये लगा कि 1 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर x लिखूँ, तो लिहाजा मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे यानी 2 रेज़ टू द पावर -x की जगह पे 1 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर x लिखा। तो अब है हमारे पास लास्ट टर्म, उसको भी हम जो है कॉपी कर लेते हैं। ये है -20 और इसको इक्वेट कर रहे हैं हम 0 के साथ। तो हमें इस इक्वेशन में क्लियरली नज़र आ रहा है कि दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि सेम है, यानी 2 रेज़ टू द पावर x जो है वो 2 मरतबा आया हुआ है। तो इससे जो है ईज़िली सिंप्लीफाई करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि आसानी के साथ अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट 2 रेज़ टू द पावर x बी y, हम इसे y का जो है नाम दे देते हैं और जहाँ जहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर x है उसे हमने सब्सटीट्यूट कर देना है y से। तो देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आती है। अगर हम y सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो सबसे पहले हम 2 रेज़ टू द पावर x की जगह पे 1 लिख देंगे, y लिख देंगे। आगे हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है और फिर उसके बाद 64 है, 64 और 64 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर x है तो यहाँ पे हमने y को सब्सटीट्यूट कर देना है और फिर हमारे पास -20 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसे कंबाइन करके लिख लेते हैं, जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो अपने नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको कंबाइन करेंगे। तो y प्लस 64 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय y और साथ में हमारे पास ये -20 को जो है वो राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये इक्वल टू का साइन और ये -20 जो है अब पॉजिटिव बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने चूँकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक फ्रैक्शन है तो लिहाजा हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जो है हमारे पास y आ रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू y। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी y², प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और सेकेंड टर्म हो जाएगी 64 और ये इक्वल होगा 20 के। अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो y² प्लस 64 जो है एज इज़ आ जाएगा, इक्वेट करेंगे इसको। y जो है दूसरी तरफ जब जाएगा तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 20y बन जाएगा, ये 20y हो जाएगा हमारे पास। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसे हम जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे। तो y² जो बड़ी वैल्यू उसको पहले लिखेंगे, इससे छोटी वाली टर्म है उसको बाद में लिखा जाएगा जो कि है 20y, ये मिड टर्म है, इसको फिर इसके बाद में लिखेंगे तो ये -20y बन जाएगा और साथ में जो है वो +64 है इज़ इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये इक्वेशन आ चुकी है। तो अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज करने के लिए हमें इसके मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए रूल वही है हमारा, जो बड़ी वाली टर्म होती है उसके कोएफिशिएंट से लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास बड़ी टर्म के पास जो है 1 है, तो 1 से 64 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आंसर आएगा। और मिड टर्म में हमारे पास जो है -20 है, तो -20 को इसके नीचे जो है वो लिस्ट डाउन कर लेंगे। अब स्टूडेंट 64 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने से +64 और ऐड करने से -20 आना चाहिए। तो 4 के टेबल से 64 डिवाइड होता है, तो 4 टाइम्स 16 जो है हमारे पास आंसर देता है 64। और 4 + 16 जो है ये हमें 20 आंसर दे रहे हैं। लेकिन चूंकि हमें -20 चाहिए, तो हमारा जो फैक्टर है दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए। तो -4 और -16 ये बनते हैं -20। तो अगर हम यहाँ पे भी माइनस पुट करें तो हमारा आंसर +64 आएगा। तो ये दो कंडीशंस हमारे पास फुलफिल हो रही हैं, और फैक्टर्स निकल के आए हैं -4 और -16, जिसकी मदद से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लेना है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा सा रिफाइन करके लिखेंगे। y² -20y की जगह पे हमने -4y लिख दिया, और -16y लिख देना है, और +64 = 0। अब हम इसको जो है फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन जो है y की वैल्यू है। तो y को अगर y से मल्टीप्लाई करें तो y² है, बीच में माइनस का साइन, y × 4 = 4y। अब लास्ट 2 टर्म में कॉमन जो है, सबसे पहले आपने माइनस का साइन को लेना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म माइनस की है, इसीलिए ये भी एज अ कॉमन बाहर आएगा। और दूसरा जो कॉमन इसके अंदर नंबर है वो है 16 का टेबल। तो 16 और 64 दोनों ही 16 के मल्टीपल होते हैं, तो लिहाजा 16 टेबल जो है दोनों में कॉमन है। तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो -16 को अगर y से मल्टीप्लाई करें तो -16y आंसर है, जबकि -16 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर +64 आता है। अब = 0 लिखेंगे। तो अब जो है मरहला आता है इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखने का। तो y - 4 जो है पहला फैक्टर निकल के आया है हमारे पास, और दूसरा फैक्टर जो है y - 16 है, और हमने इन दोनों को इक्वेट कर देना है 0 से। अब स्टूडेंट्स, हमने चूंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिहाजा हर फैक्टर को टर्न बाय टर्न 0 से इक्वेट करेंगे। तो y - 4 = 0, और y - 16 = 0। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास ये निकल के आई हैं। तो इससे जो है हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक y की वैल्यू तो निकल रही है +4, और सेकंड y की वैल्यू है हमारे पास ये -16 जो है +16 बन जाएगा। तो अब चूंकि हमने y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, तो y को उसकी ओरिजिनल वैल्यू से रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमने सपोज की हुई थी शुरू में, कि ये हमने सपोज किया हुआ था लेट 2⁻x बी y। तो इसे मैं दोबारा नीचे मेंशन कर देता हूँ कि y की वैल्यू जो थी हमने सपोज की हुई थी 2⁻x, तो ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। अब चूंकि हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो अब y की जगह पे हमने उसकी ओरिजिनल वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम y की जगह पे लिखेंगे 2⁻x = 4, और यहाँ पे भी हमने लिख लेना है 2⁻x = 16। तो अब चूंकि ये दोनों इक्वेशंस हैं, हमें दोनों को सॉल्व करना है। तो 2⁻x को एज इज लिखूंगा, और = का साइन ड्रॉ करूंगा, और यहाँ पे जो बेस है वो 2 होती है, और पावर इसकी 2 आ जाएगी। तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है हमारे पास। अब चूंकि यहाँ पे 2 की पावर x है, और यहाँ 2 की पावर 2 है, और ये =2 का भी साइन है, तो x यहाँ पे है 2 के इक्वल। तो हमारा आंसर जो है x = 2 आ गया। ये हमारे फर्स्ट रूट जो है वो निकल के आया है। अब सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2⁻x है = यहाँ पे ये 16 जो है वो 2 की पावर 4 होता है। आप इसके फैक्टर निकाल के देख सकते हैं, 2 की पावर 4 होता है 16। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ बेसिस भी सेम है, इक्वालिटी का साइन है बीच में। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास 4 निकल के आएगी। तो x = 4। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं x की, दो रूट्स हैं जो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम इसका बनाने जा रहे हैं सोल्यूशन सेट।
तो सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से बनेगा कि सोल्यूशन सेट x इज़ इक्वल टू, आपने शुरू कर लेना है इसको कर्ल ब्रैकेट से, और स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले लिखेंगे जो कि है 2, और फिर बाद में आप लिखेंगे 4। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 2,4 और कर्ल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। तो ये पॉसिबल 2 रूट्स हैं x के।